हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंडरिटन नोट्स में। पिछले वीडियो में पर्यावरण का सामान्य परिचय देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है, अर्थात इकोलॉजी क्या है। तो जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। यह हुआ इकोलॉजी के बारे में। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो सकता है। दूसरा, सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़ा व स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। याद रखेंगे, सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़ा व स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। अब जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र के कुछ विशेष बातों के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता थे अर्नेस्ट हैकल, जबकि इसके संकल्पनाकार थे A.G. टांसले। जबकि पारिस्थितिक तंत्र के पिता कहे जाते हैं यूजीन P. ओडम को, और भारत में पिता माना जाता है R. मिश्रा को। इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। फिर याद रखें, इसमें नोट है, गहन पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नीज नेज द्वारा, जबकि पारिस्थितिक नीचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोसेफ ग्रीनेल द्वारा। इस तरह से था पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित संकल्पनाकार, प्रयोगकर्ता, पिता के बारे में। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या हैं। तो सबसे पहला घटक है जैविक घटक, अजैविक घटक और तीसरा है ऊर्जा घटक। जैविक घटक के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है, जो क्रमशः उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक कहलाते हैं। जबकि अजैविक घटक के अंतर्गत ऐसे निर्जीव पदार्थ आते हैं जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ऊर्जा घटक, उसके बाद है जैविक घटक में 3 हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जिसमें उत्पादक जो होते हैं वो प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। जो उपभोक्ता हैं उसको 4 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता और सर्वाहारी, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीय पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, तृतीयक उपभोक्ता को चतुर्थ पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, और सर्वाहारी जो कि मनुष्य है उसमें सर्वोच्च पोषण स्तर पाया जाता है। फिर देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार क्या हैं। तो इसके 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। पारितंत्र से आशा है पारिस्थितिकी ही होता है। फिर देखते हैं प्राकृतिक जो पारितंत्र है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थलीय पारितंत्र और दूसरा है जलीय पारितंत्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्थलीय पारितंत्र क्या होता है। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र स्थलाकृतिक विविधता, जलवायु विविधता व अक्षांशीय विस्तार आदि के कारकों के कारण एक समान नहीं होता है। इसमें वन से लेकर घास के मैदान तथा मरुस्थल से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक का क्षेत्र सम्मिलित होता है। इस तरह से हुआ स्थलीय पारितंत्र के बारे में। दूसरा का इसी के प्रकार है जलीय पारितंत्र। ऐसी पारिस्थितिक तंत्र जिसमें आवास का मुख्य आधार जल हो, जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इसमें अलवण जलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र,
तथा ज्वार नदमुखी या एस्चुरी परितंत्र आते हैं। फिर देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के दूसरा प्रकार है कृत्रिम परितंत्र। इसके अंतर्गत धान का खेत जो कि मानव द्वारा निर्मित है, इसको कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब देखते हैं कुछ विशेष पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, जिसमें पहला है घास पारिस्थितिक तंत्र। घास स्थल परितंत्र को सवाना परितंत्र भी कहा जाता है। फिर देखेंगे कि घास के जो मैदान हैं वो धरातल का लगभग 20% भाग को घेरे हुए हैं। अब देखते हैं कि जो घास का मैदान होता है उसकी अवस्थिति अर्थात अलग अलग स्थानों में उनके क्या क्या स्थानीय नाम हैं। तो देखेंगे कि अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपोस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, पूर्वी यूरोप में स्टेपी और मध्य एशिया में स्टेपी। इस तरह से घास के भूमि के अवस्थिति एवं उसके स्थानीय नाम थे। देखते हैं भारत के जो घास स्थल हैं उसमें जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में है उसे बुग्याल कहते हैं, जबकि गुजरात के कच्छ जिले में जो स्थित घास के स्थल है उसे बन्नी घास कहते हैं। अब देखते हैं टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है बंजर भूमि, और यहाँ के जो मानव निवास करते हैं उन्हें एस्किमो कहा जाता है। यह हुआ टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र। अब देखते हैं समुद्रीय पारितंत्र। समुद्री पारितंत्र पृथ्वी का लगभग 71% भाग घेरे हुए हैं। इसके प्रकार हैं खुला समुद्र, तटरेखा पारितंत्र, बैरियर द्वीप पारितंत्र और प्रभाल भित्ति पारितंत्र। सबसे पहले देखते हैं खुला समुद्र के बारे में। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र महासागर होता है। याद रखेंगे कि जो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है वो महासागर होता है। इसमें है दूसरा तटरेखा पारितंत्र। यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। उसके बाद है बैरियर द्वीप पारितंत्र। यह जैव विविधता का प्रमुख स्रोत होता है। याद रखेंगे प्रमुख स्रोत बैरियर द्वीप परितंत्र होता है, जबकि विविधता वाला होता है तटरेखा परितंत्र। बैरियर द्वीप परितंत्र जो तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफान या सुनामी से बचाता है। अगला है प्रवाल भित्ति परितंत्र। प्रवालों के विकास के लिए स्वच्छ जल होना आवश्यक है। इस तरह से हुआ प्रवाल भित्ति परितंत्र। अब देखते हैं प्रवाल भित्ति के प्रकार के बारे में। तो इसके प्रकार हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति इसका विकास तट के समांतर तथा अन्य प्रवाल भित्तियों से विशालतम होता है। यह हुआ अवरोधक प्रवाल भित्ति। जबकि तटीय प्रवाल भित्ति भारत में अंडमान व निकोबार, मन्नार की खाड़ी आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। और तीसरा है वलयाकार प्रवाल भित्ति। इनकी आकृति घोड़े के नाल के समान होती है। इसमें कुछ नोट है, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रवाल भित्तियों के समुद्र को वर्षा वन भी कहा जाता है। जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उसे समुद्र को वर्षा वन भी कहा जाता है। अब देखते हैं भारत में प्रवाल भित्ति क्षेत्र। सबसे कम है कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में और सर्वाधिक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में। अन्य स्थान में है लक्षद्वीप समूह और मन्नार की खाड़ी। अब देखते हैं जलीय पारितंत्र के बारे में। जलीय पारिस्थितिक तंत्र ऐसी पारिस्थितिक तंत्र जिसमें आवास का मुख्य आधार जल हो, जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, मैंग्रोव परितंत्र, ज्वारनदमुख पारितंत्र और आर्द्रभूमि पारितंत्र। मैंग्रोव पारितंत्र जिनमें लवणीय जल को सहने की अच्छा क्षमता होती है, मैंग्रोव पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत में सुंदरवन मैंग्रोव विश्व का सबसे विस्तृत मैंग्रोव है, जबकि ओडिशा का भीतरकड़ी का मैंग्रोव भी काफ़ी विस्तृत है।
याद रखेंगे जिन स्थानों में मैंग्रोव पौधे उगते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है। फिर देखते हैं ज्वारनदमुख परितंत्र। ऐसा तटीय क्षेत्र जिसका मुंह समुद्र की ओर खुला होता है ज्वारनदमुख परितंत्र कहलाता है। इसका निर्माण जब नदियाँ डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती है तब ज्वारनदमुख का निर्माण होता है। अगला है आर्द्र भूमि परितंत्र। आर्द्र भूमि न तो गहरे जलीय परितंत्र है और न ही स्थलीय परितंत्र है, बल्कि ये ऐसे दलदली वाले क्षेत्र हैं जहाँ साल भर पानी का जमाव होता है। याद रखेंगे कि आर्द्र भूमि को प्रकृति की किडनी भी कहा जाता है और आर्द्र भूमि परितंत्र से संबंधित रामसर सम्मेलन प्रमुख है। अब देखते हैं रामसर सम्मेलन के बारे में, जो हुआ था रामसर इस जगह स्थान में जो कि ईरान में स्थित है। तिथि है 2 फरवरी 1971 को। इसी दिवस को विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। उद्देश्य था आर्द्र नम भूमि का संरक्षण करना। अभी वर्तमान में देखेंगे कि रामसर स्थलों की कुल संख्या 2341 है, जबकि भारत में कुल स्थल है 27। सर्वाधिक क्षेत्र है गुजरात में और इसका परिणाम क्या हुआ तो 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। इसमें थीम क्या था 2019 का, 2020 का क्या है और 2021 का क्या है, इसको देख लेते हैं। तो 2019 में थीम था वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, जबकि 2020 में है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, जबकि 2021 का है वेटलैंड्स एंड वाटर्स। यह हुआ 2021 का थीम। अब देखते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। तो ये भी रामसर सम्मेलन के आधार पर ही बनाया था। इसमें शामिल भारतीय स्थल है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है और दूसरा है लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जैसे सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है सामुद्रिक तंत्र। दूसरा है पर्यावरण शत्रु वृक्ष माना जाता है यूकेलिप्टस को। समुद्र का वर्षावन कहा जाता है प्रवाल भित्तियों को। भारत में 8 प्रकार के घास तंत्र पाए जाते हैं। पृथ्वी के लगभग 71% पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। अगला है स्थिर जल के आवास को लॉन्टिक आवास कहते हैं, जबकि बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहा जाता है। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है और पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है। ये रहा महत्वपूर्ण तथ्य, इसको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक पिरामिड और पौधों का पारिस्थितिक वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।